प्रॉब्लम मैंने पहले भेज दी थी, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने देखी, कुछ लोगों ने नहीं देखी। लेकिन इस बार अटेंडेंस पिछली बार से थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन पार्टिसिपेंट्स कम है। फिर भी अभी पार्टिसिपेशन की और ज़्यादा ज़रूरत है। अब सेकेंड मोड कोर्स की शुरुआत के लिए सेकेंड मोड कोर्स की शुरुआत करने से पहले मैं एचओडी सर को बुलाना चाहूँगा वापस शुरुआत। धन्यवाद। ये आप लोग का दूसरा मोड कोर्स है, और जैसा प्रभात जी कह रहे थे कि आप लोग का पार्टिसिपेशन कम है, तो स्वाभाविक मानिए कि जिसका पार्टिसिपेशन कम है उसका नंबर भी कम है। जिन लोगों का पार्टिसिपेशन है उनका नंबर ठीक होगा प्रैक्टिकल में। अभी आपका जैसे ही परीक्षा होगा मोड कोर्स का वायदा होगा, तो जब थर्ड मोड कोर्स हो तो आप अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन करने का प्रयास करिएगा। और ये सीखने का थर्ड मोड कोर्स आपके पास अंतिम अवसर, फिर आपके पास मोड कोर्स आप हायर एजुकेशन में भले चले जाए, लेकिन ये अवसर नहीं मिलेगा कि आपको इस तरह का कोई कोर्स मिले और आप उसमें प्रैक्टिस करें। आपको सीधे फाइनल कोर्स में जाना पड़ेगा, और वहाँ बहुत कंपटीशन, और वहाँ वैसे ही कंपटीशन है जैसे समुद्र में है बड़ी मछली और छोटी मछली के बीच। तय कर लीजिए कि आपका क्या, किस ऊर्जा के साथ वहाँ जाना है। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आज के जो मोड कोर्स के जज हैं वो राजेश जी हैं। इसके पहले वो एनसीआर में लॉ के टीचर थे, और वहाँ पे बहुत सारे मोड कोर्स में उन्होंने मोड कोर्स कराया है, जज किया उसको। तो आज के जज राजेश शर्मा जी हैं। आप सभी लोगों का प्रेजेंटेशन उनके सामने होगा, उसके बाद वो अपना ऑब्जर्वेशन रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। आगे की कार्रवाई के लिए मैं राजेश सर को एज जज इन्वाइट करता हूँ। सर ये जो केस है, इस केस के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो केस है अभी जेम में गवर्नमेंट ऑफ सिटी दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो टसल चल रहा है उसी की बेसिस पे है। इस केस में कोई भी एविडेंस की जरूरत नहीं है। आप लोगों के पास पूरा स्कोप है कि आप जूरिस्प्रूडेंस, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी इन सब की बात करके अपनी आर्गुमेंट्स को अच्छे तरीके से रख सकते हैं। जो केस की समरी में बता देना चाहता हूँ कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड ये सुप्रीम सिटी गवर्नमेंट के पास है, जो एनसीटी दिल्ली की गवर्नमेंट के इक्विवेलेंट है मोड प्रोपोजिशन में। इसके बाद में बाकी सारे इंट्री स्टेट गवर्नमेंट के पास है, सुप्रीम सिटी की गवर्नमेंट के पास। अब एलजी को वर्क करना चाहिए एड एंड एडवाइस पे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है सुप्रीम सिटी की। अब एलजी ने एड एंड एडवाइस में वर्क करने से मना कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एलजी इज पैरामेट्रिक टू द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, और सुप्रीम सिटी के एलजी को सुप्रीम सिटी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे वर्क करना चाहिए। इसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लाई जिसमें ट्रांसफर, पोस्टिंग जो ब्यूरोक्रेसी की है वो अपने हाथ में लेने की बात की, ठीक। और एलजी को ये बोल दिया गया कि अब एलजी एड एंड एडवाइस से बाउंड नहीं होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो अब वापस से सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिव्यू पिटीशन भी डाली और ऑर्डिनेंस भी ले आया इसके खिलाफ। तो अब वापस से सुप्रीम सिटी फिर से सुप्रीम कोर्ट में है कि हमारे अधिकार दिए जा रहे हैं, ठीक है, हमारे अधिकार को सुरक्षित किया जाए। अब इस पे आप लोगों को आर्गुमेंट करना है आगे, ठीक। जो लोग बैठे हैं वो लोग सुने कि क्या लोग आर्गुमेंट कर रहे हैं। आर्गुमेंट होने के बाद में सर क्या रिव्यू देते हैं, सर रिव्यू देंगे, इसके बाद में हम भी बताएंगे कि इसमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता था, ठीक। तो अब हम कार्य की शुरुआत करें सर। सबसे पहले रेखा कुशवाहा है, पेटिशनर की तरफ से अपना केस प्रेजेंट करेंगी। रेखा जी।
गुड आफ्टरनून सर। और केस है सुप्लेक्स सिटी सरकार बनाम यूनियन ऑफ इंडियाना, और मैं इसके पक्ष में तर्क प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहूँगी। एंड इसके इशूज एंड केस के बाद भी प्रमुख है। और पहला है, क्या केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर सुप्लेक्स सिटी के अधिकार को कम कर सकती है या नहीं कर सकती है। सेकेंड है, क्या अध्यादेश संघीय सिद्धांत और लोकतंत्र के विरुद्ध है या नहीं है। और नंबर 3 है, क्या संसद अनुच्छेद 239 AA7 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके सुप्लेक्स सिटी के लिए शासन के संवैधानिक सिद्धांतों को निरस्त कर सकती है या नहीं कर सकती है। फोर्थ है, क्या सुप्लेक्स सिटी द्वारा दायर की गई याचिका विचार करने योग्य है या नहीं है। आर्गुमेंट एडवांस। फर्स्ट आर्गुमेंट है, पहला वाद यह है कि क्या केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर सुप्लेक्स सिटी के अधिकार को कम कर सकती है या नहीं। तो संविधान के अनुच्छेद 239 का 3 संविधान संशोधन 1991 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें दिल्ली को विशेष संघ शासित राज्य का दर्जा प्राप्त है। और अनुच्छेद 239 AA3 का इस संविधान के उपकरणों के अधीन दिल्ली को राज्य सूची की केवल 3 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा, जो क्रमशः पुलिस, कानून और व्यवस्था और भूमि से संबंधित प्रविष्टियां 1, 2 और 18 में है। परंतु अनुच्छेद 239 का 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 324, 327, 329 आदि पर कानून बनाने का अधिकार सुप्लेक्स सिटी का है। तथा अनुच्छेद 324 यह कहता है कि प्रशासनिक नियंत्रण सुप्लेक्स सिटी के नियंत्रण में है। अतः अनुच्छेद 239 AA5 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, तथा जो उपराज्यपाल को उसके कृत्यों के प्रयोग करने में सहायता और सलाह देगी। यदि कोई अपवाद है तो मामले को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं, परंतु ये अपवाद दुर्बलतम श्रेणी का होना चाहिए। अतः केंद्र सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह सुप्लेक्स सिटी के अधिकार को कम कर सके या छीन सके। ऐसा कोई अध्यादेश वह नहीं ला सकती है जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। और दूसरा वाद बिंदु है कि क्या अध्यादेश संघीय सिद्धांत और लोकतंत्र के विरुद्ध है या नहीं है। क्या भारतीय संविधान संघात्मक है। संघात्मक संविधान AA7 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके सुप्लेक्स सिटी के लिए शासन के संवैधानिक सिद्धांतों को निरस्त कर सकती है या नहीं। संविधान के अनुच्छेद 239 AA7 के अनुसार संसद पूर्वगामी खंडों को प्रभावी करने के लिए या उनमें अंतर्निहित संबंधों की अनुपूर्ति के लिए और उनके आनुषंगिक या परिणामिक सभी विषयों के लिए विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी। और यदि विधानसभा द्वारा बनाई गई विधि किसी विधि का कोई उपबंध उस मामले में संसद द्वारा बनाई गई किसी उपबंध के विरुद्ध है, तो चाहे यह विधानसभा द्वारा निर्मित विधि के पूर्व या पश्चात पारित की गई हो या संसद द्वारा बनाई गई विधि विधानसभा द्वारा बनाई गई पर अविभाज्य होगी और विधानसभा द्वारा बनाई गई विधि विरोध सीमा तक शून्य होगी। परंतु यदि विधानसभा द्वारा बनाई गई विधि कोई विधि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गई है, उस पर अनुमति मिल गई है, तो वह विधि राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में प्रभावित होगी। और जैसा कि एक केस में भी कहा गया है, दिल्ली सरकार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा है कि अनुच्छेद 239 AA7 संसद को NCPD के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है। और अनुच्छेद 239 AA7 संसद को अनुच्छेद 239 के प्रावधानों को प्रभावी बनाने या पूरक बनाने और इससे जुड़े सभी मामलों के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। लेकिन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि वास्तव में अध्यादेश की धारा 3A अनुच्छेद 239 AA में संशोधन करती है, जो संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। और परंतु अनुच्छेद 239 AA7 के तहत शक्ति का उपयोग NCPD की संवैधानिक शक्तियों को कमजोर करने के लिए नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार सुप्लेक्स सिटी के लिए संवैधानिक सिद्धांतों को निरस्त नहीं कर सकती है। और नेक्स्ट मेरा 4th पॉइंट है, क्या सुप्लेक्स सिटी द्वारा दायर की गई याचिका विचारयोग्य है कि नहीं है। संविधान अनुच्छेद 239 AA के तहत विशेष संघ राज्य क्षेत्र सुप्लेक्स सिटी
को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्राप्त है। इसके अंतर्गत सुप्लेक्स सिटी को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसके संरक्षण के लिए सुप्लेक्स सिटी की याचिका विचार करने योग्य है, जिसके लिए संवैधानिक पीठ का गठन कर सुनवाई की जाए। एंड मेरी आपसे प्रार्थना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मेरी ये प्रार्थना है कि सुप्लेक्स सिटी की याचिका पर विचार करके अध्यादेश को निरस्त किया जाए, जो संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है, क्योंकि अध्यादेश की धारा 3A के आधार पर सेवाओं को भी एनसीपीडी के दायरे से बाहर रखा है और इसलिए इसे असंवैधानिक घोषित कर देना चाहिए। ये जो याचिका का अपॉइंटमेंट है, whether it is a violation of federal structure? ये सर एलजी का अपॉइंटमेंट फेडरल स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं है, वो सिर्फ उनको एक दायरा दिया गया है कि आप एक मतलब जो हमारी सरकार चुनी हुई गवर्नमेंट है, आप उसके सलाह पे काम कर सकते हैं, ना कि आप स्पेशल कहीं से आप किसी का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। उनको अपॉइंटमेंट का कोई राइट नहीं है वहाँ पे। थैंक यू सर। थैंक यू रेखा जी। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स हैं रिस्पोंडेंट की तरफ से खास करके भी आप। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम हर्ष कटेरिया है और मैं यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सुप्लेक्स सिटी की तरफ से अपने विचार सुप्लेक्स सिटी केस में यूनियन ऑफ इंडियाना की तरफ से अपने मत प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। इजाजत है की तरफ से या रिस्पोंडेंट माननीय न्यायाधीश महोदय, इसमें 3 तरह के इशू सामने आ रहे हैं। पहला, सुप्लेक्स सिटी में प्रशासनिक नियंत्रण किसका होना चाहिए, केंद्र का या राज्य का। दूसरा, सुप्लेक्स सिटी में एलजी मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करने को बाध्य है या नहीं। तीसरा, केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाया और प्रशासनिक नियंत्रण केंद्र व एलजी को दे दिया। तो आर्गुमेंट एडवांस में माननीय न्यायाधीश महोदय एक चीज सामने आ रही है। अनुच्छेद 239A के तहत संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम 1991 की प्रारंभ की तारीख से सुप्लेक्स के केंद्र शासित प्रदेश को सुप्लेक्स का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाएगा और अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक को उपराज्यपाल के रूप में नामित किया जाएगा। माननीय न्यायमूर्ति महोदय, भारतीय संविधान के तहत सुप्लेक्स सिटी के उपराज्यपाल को विशेषाधिकार मिला हुआ है। सुप्लेक्स सिटी में विधानसभा होने का अर्थ यह नहीं हुआ कि उसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया और अन्य राज्यों की तरह वह पूर्ण रूप से कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हो गया। अंतिम अधिकार केंद्र के जरिए राष्ट्रपति के पास है। माननीय महोदय, संविधान के अनुच्छेद 239A के उपधारा 4 में साफ लिखा है कि उपराज्यपाल और सुप्लेक्स सिटी के मंत्रियों के बीच विवाद की स्थिति है, यानी केंद्र सरकार जो राज्य पक्ष से लेकर कहा जाता है केंद्र सरकार की ओर इसका इशारा कर रहा है। तो माननीय न्यायालय से मेरा विनम्र निवेदन है कि ध्यान देते हुए जैसा कि इसमें स्पष्ट हो रहा है कि केंद्र सरकार ने किसी भी तरह से असंवैधानिक रूप से कोई काम नहीं किया, संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 123 के तहत इस अध्यादेश को लाई है और यहाँ पर सुप्लेक्स सिटी की तरफ से लाई गई पिटीशन को खारिज किया जाए। धन्यवाद। थैंक यू हर्ष। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स हैं प्रीति देवी पेटिशन की तरफ से। प्रीति देवी। माननीय महोदय को मेरा स्वागत है। हम सरकार की समस्या बताते हैं, इसलिए माफी चाहते हैं। केंद्र और सुप्लेक्स सिटी सरकार के बीच नियंत्रण साधन की समस्या जो अनुच्छेद 7 के अंतर्गत सुप्लेक्स सिटी में नियम बना सकती है। सुप्लेक्स सिटी सरकार का दावा है कि उन्हें अपना नियंत्रण रखना चाहिए या वह इंडियाना के संविधान में संभालना चाहिए। उपराज्यपाल अनुच्छेद 1947 के एक संशोधन संशोधन 19 कोर्ट में केंद्र को इंडियाना के सर्वोच्च कोर्ट में संस्थानिक समीक्षा करने की प्रार्थना चाहूंगी। मांग क्या सर, इसको जो दिल्ली में सर जो उपराज्यपाल है तो संतोष उपराज्यपाल की तो ऐसे बातों में जो संयुक्त सिफारिश की थी कि एक राज्यपाल होना चाहिए जिसके अंतर्गत से दिल्ली तो सरकार संघ और संगठनों को साथ में के अंतर्गत विधान बना सकते हैं। उसके लिए है कि वो बना सकते हैं कुछ भी अगर संघ राज संगठित
तो उसके अंतर्गत कोई भी योजना बना सकते हैं, उसको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। थैंक यू प्रीति। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स हैं निर्भय सिंह, ये भी पैकेज की तरफ से है। निर्भय सिंह। योर ऑनर, मैं निर्भय सिंह माननीय न्यायालय के समक्ष सुप्लेक्स सिटी सरकार वर्सेस केंद्र सरकार ऑफ इंडियाना के केस में सुप्लेक्स सिटी सरकार के पक्ष में अपने तर्क रखने की इजाजत चाहता हूँ। योर ऑनर, इंडियाना दुनिया का 7वां सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इंडियाना में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से प्रत्येक स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। वर्ष 1947 में औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद इंडियाना ने वर्ष 1950 में अपना संविधान लागू किया। इंडियाना का संविधान उसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता व संघवाद की विशेषताओं को प्रदान करता है। इंडियाना के संविधान के अनुच्छेद 245 और 246 के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का बंटवारा है, जिसके अनुसार दोनों ही अपने अपने विषयों में नियम बनाने के लिए स्वतंत्र हैं तथा एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। किंतु चूंकि सुप्लेक्स सिटी एक केंद्र शासित राज्य के साथ साथ देश की राजधानी भी है, अतः देश की राजधानी होने की वजह से सुप्लेक्स सिटी को अनुच्छेद 239 के तहत विशेष संघीय राज्य का दर्जा दिया गया है। इसकी वजह से सुप्लेक्स सिटी और केंद्र सरकार में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सुप्लेक्स सिटी पूर्ण राज्य का दर्जा मांगती है, जबकि केंद्र सरकार उसको अपने अधीन ही रखना चाहती है। किंतु केंद्र सरकार सुप्लेक्स सिटी पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहती है। सुप्लेक्स सिटी सरकार ने अप्रैल 2023 में इंडियाना के शीर्ष न्यायालय में याचिका दाखिल की थी, जिस पर शीर्ष न्यायालय की पीठ ने आदेश देते हुए स्पष्ट किया था कि प्रशासनिक मामले सुप्लेक्स सिटी सरकार के सीधे नियंत्रण में रहेंगे तथा उनमें उपराज्यपाल या केंद्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। किंतु केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को न मानते हुए एक अध्यादेश लाकर सभी प्रशासनिक मामलों का नियंत्रण केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को दे दिया, जो कि सुप्लेक्स सिटी सरकार की मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं। अतः मैं माननीय न्यायालय से अपील करना चाहूंगा कि अपने पूर्व के आदेश को जारी रखते हुए तथा मौजूदा आदेश को रद्द करने की कृपा करें। धन्यवाद। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स हैं दुर्गेश साथी, रिस्पोंडेंट तरफ से। मैं दुर्गेश है। सुप्लेक्स सिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से ये केस में यूनियन ऑफ इंडिया इंडियाना का पक्ष रखने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और अनुमति सकता हूँ। अगर इस फैक्ट के केसेस को देखें तो सबसे पहले अगर हम इंडियाना की स्थिति को समझें तो इंडियाना दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के साथ सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है और इसकी अगर स्थिति को देखें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। परंतु सुप्लेक्स सिटी की स्थिति स्वतंत्रता के पश्चात इसकी प्रशासनिक व्यवस्था में लगातार परिवर्तित होती है। आजादी के पश्चात सुप्लेक्स सिटी की स्थिति जो 3 प्रकार की श्रेणी के राज्य बनाए गए थे ABC, उसमें C श्रेणी के राज्य के तहत था, जहां पर 48 सदस्यीय विधानसभा थी और एक मंत्रिपरिषद और वहां पर एक प्रशासन भी थी। परंतु जैसे जैसे समय परिवर्तित हो गया, प्रशासनिक स्थितियां परिवर्तित हुई, जिसके अंतर्गत तत्पश्चात पुनर्गठन समिति की ओर से यहाँ पर एक चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया और मंत्रिपरिषद और विधानसभा की समाप्ति कर दी। तत्पश्चात 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 के तहत 239A के तहत सुप्लेक्स सिटी को, जो कि इंडियाना की राजधानी भी है, उसे एक विशेष राज्य का दर्जा दिया। लॉर्डशिप यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चूंकि लोकतांत्रिक शासन में जो सरकारों का लोकतंत्र है या जो उनकी व्यवस्था है, वो सरकार जो है जनता के प्रति उत्तरदायी और इसी भावनाओं को समझते हुए वहां पर एक चुनी हुई सरकार का प्रावधान किया गया। परंतु लॉर्डशिप 239A के तहत संविधान में विशिष्ट रूप से अर्जित किया गया कि सुप्लेक्स सिटी जहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार होगी परंतु सीमित शासन वाला राज्य होगा। इस पर ध्यान देना बड़ा आवश्यक है। अब फैक्ट ऑफ
इशू केसेस में जो परिस्थिति बन रही है वो दो विषयों पर बन रही है। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन अक्सर दोनों के बीच में विवाद का कारण बनता है। विषय यहाँ पर भी यही है और इसी खींचतान के विषय में दो प्रमुख बिंदु जो यहाँ निकल कर आए, जिसके समक्ष मुझे आपके समक्ष न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ता है। प्रथम है प्रशासनिक नियंत्रण और दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्थिति क्या होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। 239A में इसका प्रावधान है और वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। इसके साथ एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि वे केंद्र सरकार के प्रशासक होने के साथ साथ दिल्ली यानी सुल्तान सिटी की जो सरकार है उनके कार्यकारी प्रमुख हैं। तो इस नाते से जो भी वहां पर संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत 3 विषयों में 3 प्रकार से जो विषयों को बांटा गया है, वहां पर केंद्र और राज्य दोनों को अपने विषयों में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। परंतु सुप्रीम सिटी जैसे मैंने पूर्व में कहा कि उसकी स्थिति कुछ अलग है। वहां पर सरकार होने के साथ एक सीमित राज्य की स्थिति है, इसलिए वहां पर लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे 3 विषयों पर सुप्रीम सिटी को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं। विवाद का बिंदु मुख्य यही, क्योंकि लोक व्यवस्था एक पेचीदा विषय है। डीएम जैसे अब चूंकि उनको सरकार का प्रमुख, राज्य सरकार का प्रमुख हो सकते हैं, परंतु व्यवस्था ऐसी है कि लोक व्यवस्था पर चूंकि राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती, तो वहां पर कहीं ना कहीं नियंत्रण उनका इंडिया में यानी कि यूनियन लेवल पर इंडिया हो जाता है। विवाद के बिंदु यहाँ से उत्पन्न होते हैं और यूनिवर्सल इसी के तहत यहाँ पर एक स्थिति उत्पन्न हुई कि जिन विषयों पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है, क्या उसकी जो व्यवस्था है यानी ब्यूरोक्रेसी है, क्या उनके ट्रांसफर, पोस्टिंग या सर्विसेज पे कंट्रोल करने का अधिकार होना चाहिए। 239A में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यहाँ पर इस पर अंतिम निर्णय बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। तो माननीय न्यायाधीश के समक्ष में ये पक्ष रखना चाहता हूँ कि जो भी प्रावधान एक अध्यादेश हम लेकर आए वो किसी भी प्रकार से असंवैधानिक नहीं। इस संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही हमने इसका प्रावधान किया, क्योंकि जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं उसमें जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है लोक कल्याण। तो किसी भी परिस्थिति में जनता का हित नहीं होना चाहिए। अब सरकारों की इस खींचतान में जनता का हित हो रहा है। तो इस अधिनियम में कोई ऐसी व्यवस्था है कि अगर ये जो एलजी है आपका, तो वो बायस हो चुनी हुई सरकार की नीतियों के विरुद्ध हर कार्य करे, तो ऐसा कोई प्रावधान है जहाँ पर उसके दायित्व का निर्धारण किया गया हो? माननीय लॉर्डशिप से मैं कहना चाहूंगा सर, 239A में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि एलजी चुनी हुई मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे, परंतु 3 विषय लोक व्यवस्था, भूमि और पुलिस के विषयों पर वो राज्य सरकार की यानी सुप्रीम सिटी की राय मानने को बाध्य है। परंतु जो यह विषय है, जो प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण का विषय है, माननीय न्यायाधीश अगर उसको सूक्ष्मता से देखें तो वो कहीं ना कहीं इन्हीं लोक सेवाओं और पुलिस व्यवस्था से जुड़ता हुआ आता है। तो इस प्रकार चूंकि 239 में लिखा गया है कि जो एलजी है उसका फाइनल दायित्व यानी कि अंतिम जो उसकी निष्ठा है वह दायित्व है वो राष्ट्रपति के प्रति। और सुप्रीम सिटी के विषय में ध्यान देने योग्य बात है कि भले ही वहां पर एक चुनी हुई सरकार है, परंतु उसे पूर्ण राज्य की तरह हमें नहीं समझना चाहिए। वो एक बाकी राज्यों से अलग स्थिति है वहां की। इस संदर्भ में देखते हुए माननीय न्यायालय से कहना चाहूंगा कि जो अध्यादेश आया है वो सरकार ने अपने संवैधानिक प्रावधानों के तहत ही लेकर आए और जो रिट याचिका आई है वो उसको खारिज करके इस अध्यादेश को धन्यवाद। थैंक यू दुर्गेश जी। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है जितेंद्र पेटिशनर की तरफ से। सुप्रीम सिटी सरकार का नाम केंद्र सरकार। यह मामला सुप्रीम सिटी सरकार और केंद्र सरकार के मध्य का है। इस मामले में सुप्रीम सिटी सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए माननीय न्यायालय से अनुमति केंद्र
और राज्य दोनों सरकारें अपने विषय पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र और कोई भी दूसरे मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इंडियाना का संविधान अनुच्छेद 245 और 246 इसकी अनुसूची 7 के तहत केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों और विषय मामले का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। सबसे अनोखा मामला सुप्लेक्स सिटी का है, जो केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ देश की राजधानी भी है। सर, माय लॉर्ड, केंद्र सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश असंवैधानिक है, राज्य के अधिकार का हनन है और न्याय संगत नहीं है। अतः माननीय न्यायालय से यह अपील करता हूँ केंद्र सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश को निरस्त करने के साथ ही माननीय न्यायालय से यह भी अपील करता हूँ कि सुप्लेक्स सिटी सरकार को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो, इंडियाना के सुप्लेक्स सिटी राज्य को न्याय मिल सके। थैंक यू विजयन। जो लोग पीछे बैठे बातें कर रहे हैं क्या शांत रहें। जब बोलने के लिए बोलते हैं तब नहीं बोलते, पीछे बैठे बातें करते हैं। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स हैं कुंदर सिंह। कुमार सिंह। मेरा नाम कुमार सिंह और मैं सुप्लेक्स सिटी बना केंद्र सरकार के पक्ष में, सुप्लेक्स सिटी के पक्ष में माननीय न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने की अनुरोध है। सर, जैसा कि इसमें एक पॉइंट ये आता है कि सरकार का अध्यादेश हमारे संविधान की मंशा के विरुद्ध है। यदि किसी सरकार को जनता चुनती है तो उसे संपूर्ण अधिकार प्राप्त होना चाहिए। दूसरा पॉइंट यह आता है कि सरकार स्वयं में प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है और एवं जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के अधिकारों का हनन है। तीसरा पॉइंट यह आता है कि मात्र राजधानी होने के कारण जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के अधिकारों का हनन नहीं हो सकता है, मात्र सुरक्षा तंत्र पर नियंत्रण ही पर्याप्त है। जैसा कि हमारे भारत की संविधान अनुच्छेद जो 245 में जो बताया गया है कि संसद को विधि बनाने की शक्ति है, और जो अनुच्छेद 246 है इसमें शक्तियों का विभाजन बताया गया है कि केंद्र में कौन सी और राज्य में कौन सी, संपत्ति में कौन सी होती है। जैसा कि संघ सूची जो होती है वो केंद्र सरकार में वो कानून बनाने का अधिकार उसको दिया गया है, और जैसा कि ये राज्य है तो राज्य में ये राज्य सरकार को इसको विषय बनाने, कानून बनाने में विषय इसको दिया गया है, और संपत्ति में दोनों बना सकते हैं। जैसा कि हम ये बता रहे हैं कि जो जैसे संघ सूची है तो संघ सूची में जो विषयों का जिक्र किया गया है, जिन विषयों के बारे में ये शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, सुरक्षा, रेलवे, इस पर ये कानून बना सकती है। राज्य सूची जो होती है वो पुलिस, जन स्वास्थ्य, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार। संपत्ति में क्या होता है? आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जन नियंत्रण और परिवार नियोजन। जो शिक्षा का जो जोड़ा गया था 22वां संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़ा गया था। इसमें माननीय न्यायालय ने जो न्यायिक टिप्पणी सुनाई थी कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मामलों में अनुच्छेद जो 239 है AA, इस पर टिप्पणी सुनाई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उपराज्यपाल सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के अलावा अन्य सेवाओं पर दिल्ली सरकार के निर्णय के बाद होंगे। दूसरा पॉइंट यह था कि लोकतंत्र और संघवाद के सिद्धांत हमारे संविधान की आवश्यक विशेषताएं और मूल संरचना का हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 239 दिल्ली के लिए एक विभाजन सभा की स्थापना करता है, जिसे
सदस्य दिल्ली के मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। और अनुच्छेद 239(1) के संबंध में निम्नलिखित में इसमें कुछ पॉइंट बताए गए थे कि इसे संविधान के संशोधन 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा जो जोड़ा गया था कि दिल्ली को विशेष संविधान में दर्जा प्राप्त है। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश जो कि इंडियाना की न्यायपालिका के कामकाज पर हमले तथा अवमानना के रूप में देखा जा सकता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 50 पर प्रत्यक्ष रूप से प्रहार करता है। अनुच्छेद 50 राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करेगा ताकि देश लोकतंत्र पर बना रहे और न्यायपालिका अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कर सके। अतः माननीय न्यायालय से मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि केंद्र सरकार द्वारा जो लाया गया उप अध्यादेश को रद्द किया जाए। थैंक यू कुमार जी। नेक्स्ट है मोहम्मद जमान अंसारी, पेटिशनर के तरफ से अपना केस प्रेजेंट करेंगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में रिमोट वाली सरकार जो इलेक्ट्रिसिटी या कोई व्यवसाय नहीं, ये राष्ट्रपति का एजेंट है और ये अधिकार पूरी तरह से राष्ट्रपति के प्राथमिकता पर निर्भर है। एलजी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक बना रहे हैं। एलजी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। ये बात है, आज ही कोई असहमति हो तो राष्ट्रपति अंतिम निर्णय दें। यह संवैधानिक 239 संवैधानिक स्थिरता में रहने के लिए और एक स्थिति होने के नाते सुप्लेसिटी और विधायी शक्तियाँ व्यापक है। अनुच्छेद 239 में पता चलता है, अनुच्छेद 239 के अनुसार सुप्लेसिटी विधानसभा के पास राज्य में 3 कमजोर और समर्थित सूची में विद्यार्थी अधिकार है। सुप्लेसिटी में लोगों का अपना निश्चित और प्रयास अधिकार है। ये सूची प्रविष्टियों के आधार पर कानूनों का माने और सेवा पर आधारित हो सकता है। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक सरकार के अधिकार पर हस्तक्षेप होना चाहिए या नहीं। राज्य की विधायी शक्तियों का हनन ये है कि संचित विधेयक असंवैधानिक घोषित है। सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। लेकिन स्थितियाँ तो ये कहती हैं कि कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं, पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, लेकिन कुछ अधिकार के साथ केंद्र के पास होते हैं। जैसे पुलिस के शक्तियाँ केंद्र के पास होती है, मुख्यमंत्री के पास नहीं होती है। इसी के माध्यम से उसको किया जाता है। थैंक यू अंसारी जी। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स हैं रश्मि शर्मा, रिस्पोंडेंट की तरफ से रश्मि शर्मा। myself रश्मि शर्मा, मैं एनसीटी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी सुप्लेक्सिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियाना के केस में
यूनियन ऑफ इंडियाना की तरफ से अपना पक्ष रखना चाहती हैं। इजाज़त है सर? सर, प्रस्तुत मामले में इसमें 3 प्रश्न बनते हैं कि क्या हाल ही में इंडियाना गवर्नमेंट के द्वारा जो पास किया गया अध्यादेश है, क्या वो सही है या फिर गलत है। उसका दूसरा प्रश्न बनता है कि क्या प्रशासनिक नियंत्रण किसका होना चाहिए, केंद्र सरकार का या फिर सुप्रीम सिटी का। तीसरा प्रश्न बनता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसको मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, मतलब ये उसके सलाह मानने के लिए बाउंडेड है या फिर नहीं। सर, मैं पहले प्रश्न की अगर बात करूं, जो अध्यादेश पास किया गया था वो मान्य होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। सर, इसमें प्रस्तुत मामले में हमें दिया गया है कि सर जो सिटी है वो पहले से ही उसको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था, यानी कि जो 69th अमेंडमेंट 1991 का हुआ था उसके पास होने से पहले जो सुप्लेक्स सिटी है उस पर सबसे पहले केंद्र का ही शासन चलता था, किंतु इस प्रदेश की राज्य की देश की राजधानी होने के कारण और इसमें बढ़ती हुई जनसंख्या, महानगरीय वातावरण तथा राज्य सरकार के समान केंद्र शासित प्रदेश के मुद्दों को संभालने के लिए लोकतांत्रिक सरकार की आवश्यकता थी। इस कारण आर्टिकल 239 के तहत सुप्लेक्स सिटी को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, जिसमें कुछ बिंदु दिए गए हैं। इसमें दिया गया है कि जो एनसीटी सुप्लेक्स सिटी है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो प्रशासन है और जो विधानसभा है वो 2 अलग अलग तरीके से होंगी, और जो प्रशासन है उसमें आता है कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था और भूमि से संबंधित मामले जो केंद्र सरकार द्वारा व्यवस्थित होते हैं। दूसरी बात यह है कि जो विधानसभा के अंतर्गत आता है वो हमारे संविधान की अनुसूची 7 में दिए हुए स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या फिर एनसीटी, जो सुप्लेक्स सिटी एनसीटी है उसकी किसी भी या फिर पूरे एनसीटी में किसी भी मामले में कानून बनाने की शक्ति देता है। तो इसमें बात ये आती है सर कि ये जो सुप्लेक्स सिटी है ये पहले से तो राजधानी और प्रस्तुत मामले में दिया गया है कि जो सुप्लेक्स सिटी है वो पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रही है, लेकिन यहाँ पे ये है कि हम इसको सिर्फ और सिर्फ एक राजधानी, देश की राजधानी होने के कारण 239A के तहत एक सीमित राज्य का दर्जा दिया गया था, जिससे हम इस बात को कह सकते हैं कि इसको एक जो अध्यादेश पारित किया गया है वो सही है, वो गलत नहीं है। इसको पूर्ण राज्य का दर्जा देने से क्या समस्या है? सर, बात ये है कि जो सुप्लेक्स सिटी है वो केंद्र की राजधानी है, यदि अगर हम इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे देते हैं तो उसमें शायद कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का नियंत्रण नहीं रह पाएगा, और देश की राजधानी होने के कारण किसी भी जगह पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होना बहुत जरूरी होता है। सर, मेरा दूसरा पॉइंट है कि क्या यहाँ पे एलजी जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है या फिर नहीं है। सर, आर्टिकल 239AA में साफ शब्दों में कहा गया है कि the LG has to either act on the aid and advice of the Council of Ministers, और इसमें ये भी कहा गया है कि यदि जो LG है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर अगर वो सहमत नहीं होता है उसके बाद वह राष्ट्रपति की सलाह मानने के लिए बाउंडेड रहता है ना। तो लेकिन इसमें ये चीज नहीं कही गई है, कहीं भी नहीं कहा गया है आर्टिकल 239A आर्टिकल में कि जो एलजी है वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो एलजी है वो बाध्य नहीं है, वो उसको केंद्र सरकार की सलाह पर अगर वो कार्य करना चाहता है तो कर सकता है। तीसरा सर मेरा पॉइंट ये है कि प्रशासनिक नियंत्रण किसका होना चाहिए। सर, ये जो 239AA के तहत सुप्लेक्स सिटी को सीमित राज्य का दर्जा दिया गया था, इसी के एक पॉइंट में कहा गया है कि जो मैं आपको अभी से पहले बता चुकी हूँ कि जो प्रशासन और विधानसभा 2 अलग अलग होते हैं। इसमें साफ साफ दिया गया है कि विधानसभा को प्रशासन व्यवस्था को छोड़कर बाकी अन्य कई मुद्दे हैं उनमें गवर्नमेंट को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन प्रशासन
बनाने का अधिकार सिर्फ एलजी का है, यानी कि वो गवर्नमेंट से जो इंडियाना की गवर्नमेंट है या केंद्र सरकार की गवर्नमेंट है उसकी सलाह पर ही कार्य कर सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार की या उनका ही हो, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक नियंत्रण केंद्र सरकार का होना चाहिए। और इसलिए भी कह सकते हैं कि जो सुप्लेक्स सिटी है वो देश की राजधानी है और राजधानी के होने के तहत इस पर नियंत्रण केंद्र सरकार का होना चाहिए। सर इसीलिए मेरी गुजारिश है कि सुप्लेक्स सिटी के जो अपील है उसको खारिज करके इंडियाना की तरफ फैसला सुनाना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू रश्मि। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स हैं वरुण पांडे, पेटिशनर की तरफ से वरुण पांडे। Good afternoon, Lordship and esteemed members of the court. Today I, Varun Pandey, stand for the petitioner in the Union of Indiana versus the State of Supreme. Today I not just represent as an advocate, but I also like to represent the state of this Indiana, which has its unique democratic values, fundamental rights, and the state that holds very dearly. I would like to start my argument with the Constitution anomaly. Article 329A was incorporated for the special provision that gave Suplexx City unlimited statehood. While the government was elected based on this, if the ordinance was passed, the people who have voted and who have raised their concerns and disputes with the appropriate government will be dropped from this, and this will be a blatant disregard to the sanctity of the Constitution. Also, the Apex Code under Article 141 states that any decision passed by the court shall be remaining in all parts of the Indiana. But if such ordinance would be passed by the Union government which reversed the order given by the Apex Code in the minutes, this would set us very bizarre and against the principle of the supreme justice of the judicial interpretation of the Constitution. And this would shake the very pillars of the judicial dispute. When we are talking about the pillars, we should also talk about the constitutional pillars that are preamble under Article 1. While the preamble talks about the justice, sovereignty, and democracy, which all three are cleared from such ordinance, because it will change the things that the democracy is going on, the justice would not be given to the people whom they have elected, and the sovereignty as there will be conflict between the state and the center. The Article 1 that defines union of states, which shows that there is a partnership of equals. The state and the center are equals. It's not 50-49 or 50% and 49, it's equal 50-50. So by taking the administrative control from the Suplexx City, the Indian government tries to show some dominance over it, which would also imply in the blatance of regard of Article 1 and the preamble, which are the very foundations of the Constitution. I would like to support this fundamental principle with some heuristic wisdom as well. The Indiana is built upon two very good principles which hold the juristic value, that are the unity in diversity and the cooperative federalism. While the unity in diversity is very famous in sociological jurisprudence, it shows that the legal system is ensured that everybody is represented equally, whether in the state government or the union government. The cooperative federalism, as said by Donald Dostoevsky in his The Law of Integrity, very well, that the legal decisions should be harmonious by taking the state government as well as the central government level all throughout. While this decision would not be appropriate for both for which the Indiana stands, and it would not be a very harmonious decision since one party is dropped from its role. With this, I would also like to point out the role of the Council of Ministers. Council of Ministers are the direct representations of the people. They come through the votes of the people. And Article 293AA, the clause 4 states that there will be a collaboration of the union, just as I stated in the juristic principle, that the union of ministers and the chief minister will be helping and aiding the lieutenant governor to make decisions. If this ordinance is passed, the Council of Ministers and the Chief Minister's decision would not be binding and was provided to the Suplexx City. So that the people who are living that are being governed by the limited status by the government of the Suplexx City and the whole administrative of him being the capital seen by the union government. Sir, I don't think so there will be any issue.
Thank you, Varun. Next participants are Garima Gupta. Good afternoon, Lordship. May it please be present. I, Garima Gupta, would like to present my case as presenting in the case of Government of Suplex City versus Union of India. एग्जीक्यूटिव्स को जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई है वो पॉलिटिकल एंड्स को मतलब फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए, वो लोक हित में होनी चाहिए। सर मैं अपनी प्रेयर रखने की आपसे पूछना चाहती हूँ। तो सर इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इस ऑर्डिनेंस को सेटिस्फाइड रखिए। Thank you, Garima. Next participants are Kalpana Rathod. Kalpana Rathod. ये भी petitioner की तरफ से। सर मेरा नाम कल्पना राठौर है। मैं यहाँ पे सोप्लेक्स सिटी वर्सेस भारत सिटी में सोप्लेक्स सिटी की तरफ से आया हूँ। मैं आपकी जानना चाहती हूँ सर, इसमें सबसे पहले एस्टिमेट है क्या केंद्र सरकार को प्रशासन के अंदर मिलना चाहिए, और दूसरा है क्या सोप्लेक्स सिटी को पूरे राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। क्या केंद्र सरकार सोप्लेक्स सिटी के बारे में अध्यादेश जो ला रही है वो सही है या नहीं। इसके फैक्ट इस प्रकार है कि इंडियाना का संविधान उसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और संघवाद की विशेषता प्रदान करता है। यहाँ लोकतंत्र का अर्थ है सरकार का वह संगठन जो कि जनता के द्वारा निर्मित, नियंत्रित एवं संचालित होता है, तथा संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियों को सरकार के दो या दो से अधिक हिस्सों जैसे केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजित किया जाता है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अपने विषय में कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं और कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इंडियाना का संविधान के अनुच्छेद 245 और 246 और इसकी अनुसूची 7 केंद्र सरकार राज्य सरकार को अपने विषय में कानून बनाने के लिए शक्तियों और विस्तृत विवरण प्रदान करता है। यहाँ पे मामला सोप्लेक्स सिटी का है जो कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के साथ साथ एक देश की राजधानी भी है। बढ़ती जनसंख्या और इसके महानगरीय वातावरण को तथा कई मुद्दे को संभालने के लिए यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार की आवश्यकता थी। इंडियाना के संविधान में 69 अमेंडमेंट 1991 में किया गया तथा इसमें अनुच्छेद 239 ए को जोड़कर सोप्लेक्स सिटी राज्य को एक विशेष दर्जा मिला है। अनुच्छेद 239 ए के अनुसार सोप्लेक्स सिटी के संबंध में विशेष उपबंध किया गया तथा इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा गया तथा अनुच्छेद 288 के अंदर केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के अधीन कर दिया, जो सोप्लेक्स सिटी सरकार की मंत्रिपरिषद और सलाह से बंधे नहीं है तथा ये इंडियाना की न्यायपालिका के काम की भी एक हमला है, क्योंकि यदि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अधिकारियों की नियंत्रित करने की शक्ति नहीं दी जाती है तो यहाँ उत्तरदायित्व की विपक्षी श्रृंखला का सिद्धांत व्यर्थ हो जाएगा। सोप्लेक्स सिटी सरकार अन्य राज्यों की तरह सरकार के प्रतिनिधि रूप का प्रतिनिधित्व करती है, अतः संघ की शक्ति का कोई और विस्तार संवैधानिक योजना के विरुद्ध होगा। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना है कि सोप्लेक्स सिटी सरकार को पूरे राज्य का दर्जा दिया जाए तथा आदेश के विरुद्ध आ रहे अध्यादेश को जो कि मानसून सत्र अक्टूबर 2023 में आयोजित किया जा रहा है उस अध्यादेश को रद्द करने की विज्ञप्ति करें। Thank you, Kalpana. Next participants हैं कमलेश. I need a permission to present my case in detail. So, very first, I need to say what is the reason between the central government and Sooplex City. So, basically, if in a broad sense, I can say that it is a matter of a power distribution. It is similar like sun and moon. Although sun have a power, give us light, and moon also have a power, give us the light. But only the reason is once one comes in another way, then eclipse happen. Means either earth gone in the dark. So situation is same situation is again in the. Obviously, that should be under control of the central government. But for my knowledge, such as means
other states are working means identical state under the central government. So I hope that means this Delhi state capacity. Independent state. Yeah, that independently. Yeah, I hope if lieutenant government also have the limited power, so lieutenant government must be if needed. Otherwise, it should be a full state. I hope so. Thank you. थैंक यू कमलेश जी। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स रेस्पोंडेंट की तरफ से ये लास्ट पार्टिसिपेंट्स हैं शाह मोहम्मद। जैसा कि इस केस में इंडियाना बताया गया कि दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, इसके अंदर 28 राज्य हैं और 8 के हिसाब से प्रदेश है। और हमारा जो संविधान इंडियाना का बना है लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्षता है, संघवाद है, संघवाद इसका में इसके अंग हैं। और जैसे कि संविधान के अधीन और इसके पास पावर है और न्यायिक रूप से प्रशासनिक जो है, प्रशासनिक शक्ति जो है और पुलिस की प्रशासन का कंट्रोल है वो केंद्र सरकार के पास ही होना चाहिए। देश की राजधानी होने के कारण सुप्रीम सिटी को एक विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया है, इन चीजों पे उसको पावर नहीं दे सकती, ये पावर केंद्र सरकार को। सभी लोगों के आर्गुमेंट्स पेटिशनर की तरफ से, रिस्पोंडेंट की तरफ से खत्म हो गए। अब वक्त है कि जो लोग कुछ लोग बैठे इंतजार किए, कुछ लोग चले गए, जो लोग बैठे हैं उन्हें कुछ ना कुछ नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। राजेश सर के द्वारा, राजेश सर के बाद मैं भी अपना कुछ रखूंगा, तो जो इंतजार किए उन्हें कुछ ना कुछ मिलेगा। बाकी कार्रवाई के लिए मैं राजेश सर को इन्वाइट करता हूँ अपना ऑब्जर्वेशन। थैंक यू प्रभात जी। यहाँ पर उपस्थित सीनियर फैकल्टी आर.सी. रेमान जी, वेरी यंग एंड एनर्जेटिक टीम, जनरल जी, कौशिकी त्रिवेदी जी, गोपालन जी, और आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के बड़ी मेहनत किया है। थैंक यू प्रभात जी। प्रभात जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और सबसे खुशी की बात यह है कि इट इज माई सेकेंड ऑब्जर्वेशन और मैंने देखा कि बहुत ही मेहनत आप लोगों ने किया, बड़ा सुधार दिखा आपके प्रेजेंटेशन में, आर्गुमेंट में, और लगभग सबने अब की बार फैक्ट को पढ़ के आने की कोशिश की है। ये भी बड़ा सराहनीय रहा। हालांकि जैसा प्रभात जी कह रहे थे कि अब की बार संख्या कुछ घटी है, कुछ लोग कम हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि प्रेजेंटेशन और ज़्यादा होना चाहिए था। पर आप लोगों ने जिस तरीके से प्रेजेंटेशन किया, दूसरी बात एक व्यापक सुधार दिख रहा है और बड़ी ही शालीनता और तल्लीनता के साथ जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बड़े ही ध्यानमग्न होकर के वो सुन रहे थे और मैं उनके भाव भंगिमा को पढ़ रहा था कि कहीं न कहीं उन्हें भी बड़ा आनंद आ रहा। तो निश्चित रूप से आप सारे लोग बधाई के पात्र हैं कि आप धैर्यपूर्वक सुने और कुछ सीखने की कोशिश की। और इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगली बार के कार्यक्रम में थोड़ा सा और मेहनत कीजिए। निश्चित रूप से आप लोग बहुत अच्छा करेंगे और बहुत लोगों ने तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि पिछली बार का जो ऑब्जर्वेशन था, अब की बार का जो उसमें गाइडिंग थी, जो आपने उसमें एक सुधार की प्रक्रिया इनाम किया है, और कुछ लोगों ने बहुत अच्छा किया अपेक्षित पिछली बार से। पिछली बार जिन लोगों ने अच्छा किया था, अब की बार कुछ नए चेहरे और बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किए, तो वो बहुत अच्छा लगा। और आप लोग और थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है। और थैंक यू प्रभात जी, हमारे विभाग प्रभारी श्री जायसवाल सर, जिनका बड़ा इनोवेटिव और बड़ा इनिशिएशन रहता है कि वो प्रयासरत हैं कि हम लोग एकेडमिक्स
इसकी स्थिति में बहुत अच्छा सुधार करें, महाविद्यालय को आगे ले जाएं। और ये जो मोट कोर्ट की प्रक्रिया है, ये निश्चित रूप से हमें एक सफल अभियंता, सफल जज, सफल प्रोफेसर बनाने में, या विधि के क्षेत्र में आप जहां भी जाएंगे, क्योंकि आपकी पहचान आपका ज्ञान और आपका प्रेजेंटेशन है। तो जब आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो निश्चित रूप से आप सफलता की ऊंचाइयों पर कदम रखेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको थैंक यू, धन्यवाद। और अपेक्षा है कि अगले कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा नए उत्साह के साथ आप लोग आए। थैंक यू। थैंक यू सर। सबने काफी तारीफ कर दी आप लोगों की। तो अब मेरी नजर में सुधार हुआ है, लेकिन इतना सुधार नहीं हुआ था कि इतनी तारीफ मिले। ठीक है, लेकिन अब हमारे बीच में छोटी सर जायसवाल सर हैं। जायसवाल सर अपनी बात रखेंगे सर। जो अगला मोड कोर्ट होगा वो 19 तारीख को होगा 1 बजे से। प्रभात से आज रात तक प्रॉब्लम आपको दे देंगे और उसमें सभी लोगों का प्रेजेंटेशन होगा। किसी के पास एक बट करने का समय नहीं। डाक 1 बजे प्रेजेंटेशन शुरू होगा और अंतिम प्रेजेंटेशन तक चलेगा जब तक 275 बच्चे हैं उनका पूरा नहीं हो जाएगा। जो प्रेजेंटेशन नहीं देगा उसका हम उसको परीक्षा में और उसके मूल्यांकन में उसको असर दिखेगा। सभी का प्रेजेंटेशन अनिवार्य है और चाहे उस दिन रात तक हो प्रेजेंटेशन सभी का, किसी को प्रेजेंटेशन से छूट नहीं। मैं सिर्फ बात करना चाह रहा हूं, बाकी मैसेज प्रभात जी करने करेंगे, क्योंकि इसके बाद आपके पास कहीं भी प्रेजेंटेशन देने का मौका नहीं। और आप यहाँ से जाएं तो कम से कम इतना आपको एक पेपर में मूल कोर्ट का प्रेजेंटेशन दिया, अपने मन में आपके शर्मिंदगी न रहे और मेरे को भी न रहे कि हमने पढ़ाया उनका प्रेजेंटेशन लिया मेरे पास। तो मैं दोनों काम नहीं कर सकता, ना आपके मन में कोई शर्मिंदगी बचे न मेरे में। मैं दबाव के ही दूंगा, नहीं करेगा तो उसका मूल्यांकन में असर आएगा, यह आप पक्का है। ठीक है, थैंक यू सर। जो प्रेजेंट केस है इस समय जिसपे चर्चा हो रही थी, मैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। आप लोग क्लास में कम लोग आते हैं तो सोचा यही बता दूं। एक तरफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, फेडरलिज्म का प्रिंसिपल है कि जो हमारे प्रेमबल में लिखा है कि डेमोक्रेटिक सेटअप सारे सिटीजन को मिलना चाहिए। तो एक तरफ ये है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, हमारी कैपिटल है, हमें उसको भी प्रोटेक्ट करना है, हमें भी नेशनल इमेज को भी प्रोटेक्ट करना है। दूसरा कि ट्रिपल चेन अकाउंटेबिलिटी, सिर्फ एक लोगों ने इस चीज का नाम लिया रिस्पोंडेंट पैटिशनर में, जबकि ट्रिपल चेन अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लोगों ने नाम नहीं दिया। केस लॉ बहुत कम रिफर किए गए। दूसरी चीज कि प्रीएम्बल को साइड नहीं किया गया। तीसरी चीज कि इंडिया में जो फेडरलिज्म है, यहाँ फ्लो ऑफ पावर है, यहाँ फ्लो ऑफ पावर डाउनवर्ड्स है, मतलब सेंटर ने स्टेट्स को पावर दिए हैं। जैसे यूएस है, कनाडा है, यहाँ क्या कि जो फ्लो ऑफ पावर है वो अपवर्ड्स है, यूनिट के द्वारा सेंटर को पावर दिया गया। तो अब जब फेडरलिज्म का सेटअप ऐसा है, फ्लो ऑफ पावर ऐसा है, तो सेंटर अपनी पावर ले भी सकता है वापस। ठीक, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट पे अपनी राय रखना, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट के सारे पहलुओं को देखना, ये तुम लोगों को अभी सीखना है, अभी सारे पहलुओं को देखना सीखना है।